अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस नंबर 57 फांसी की कोठरी का पहला हिस्सा। जजीरे की जेल एक वीरान जगह पर थी। यहाँ चारों तरफ उजाड़ पहाड़ियाँ थीं, जहाँ कहीं कहीं खारदार खुश्क झाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची थी कि उसमें हाथी छुपकर बैठ सकता था। उस जेल का दरवाज़ा बहुत मजबूत लोहे का था और उसे 4 आदमी मिलकर खोलते थे। यहाँ तहखाने की एक नीम रोशनदान नमदार कोठरी में सलाखों के पीछे सरफरोश जमान खान अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरी रात, जिसके पिछले पैर उसको फांसी मिलने वाली थी। जल्लाद ने फांसी घर में फांसी साफ करनी शुरू कर दी। नया रस्सा बांधा जा रहा था। उन तख्तों को जांचा जा रहा था जिन्होंने एक दूसरे से अलग होकर जमान खान की लटकी हुई फंदे में फंसी हुई लाश को नीचे अंधेरे कुएं में उछाल देना था। कल पुर्जों को तेल दिया जा रहा था। शाम हो गई। काले पानी के समंदर में हल्की हल्की हवाएं चलना शुरू हो गईं। आसमान पर बादल छाने लगे और रात के पहले पहर को गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। आज की रात जजीरे काली पानी की बड़ी डरावनी और दहशतनाक रात थी। यूं लगता था जैसे जजीरे को किसी डरावने आसेब ने घेर लिया हो। जंगल के घने स्याह दरख्तों पर पानी की बौछारें पड़ रही थी। जंगली दरिंदे और जानवर अपने अपने गारों, कछारों और घोंसलों में दबे बैठे थे। बादल गरजता तो दिल दहल जाते, बिजली चमकती तो एक पल के लिए तूफानी समंदर रोशन हो जाता। जेल में जमान खान को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गईं। जल्लाद एसपी जेल के कमरे में आकर मेज के सामने दीवार के साथ लगकर बैठ गया। ये जजीरे का बड़ा मशहूर जल्लाद था और कई सरफरोशों को फांसी दे चुका था। स्याह रंग का सूखा चमर सा मकामी आदमी था, जिसने सिवाय आंखों के सारे मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। जेल इंस्पेक्टर के कमरे में मध्यम लैंप रोशन था और वह जमान खान की फाइल खोले उस पर कुछ लिख रहा था। ये फांसी की फाइल थी और उसका रंग स्याह था। जेल के अंदर सारे कैदियों की कोठरियों पर ताले लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया था। किसी को बाहर निकलने का हुक्म नहीं था। बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं। मारिया इस वक्त कहाँ थी? मारिया इस वक्त जेल के बड़े दरवाजे के पहलू में एक जगह साए में खड़ी थी। बारिश की बूंदें लकीरों की शक्ल में छत पर से गिर रही थी। लोहे के बड़े गेट के नीचे एक छोटा दरवाजा भी था। मारिया उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि आधी रात के बाद जेल में एक खास सरकारा गवर्नर का हुक्मनामा लेकर आएगा। घड़ियाल ने जब रात के 12 बजाए तो दूर से एक घुड़सवार जेल के गेट के पास आकर रुक गया। उसने कागज दिखाया। जेल के पहरेदार ने अपनी कोठरी से निकलकर लालटेन की रोशनी में वो हुक्मनामा देखा। हरकारे की तरफ देखकर मुस्कुराया और गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया। बस यही वक्त मारिया के भी अंदर दाखिल होने का था। मारिया उस वक्त का इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से छप्पर के नीचे से निकलकर गेट के पास आ गई। जो ही छोटा दरवाजा खुला और हरकारा घोड़े से उतरकर अंदर दाखिल हुआ, मारिया भी उसके साथ ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक छोटा सा मैदान था जिसके किनारे किनारे पक्के पत्थरों से एक मंजिला कोठलियाँ साथ साथ बनी हुई थीं। जेल की कोठलियाँ साथ साथ बनी थीं। जेल की कोठलियाँ उनके अंदर जाकर थीं। मारिया एक कमरे के दरवाजे में से निकलकर बरामदे में आ गई। यहाँ कदम कदम पर बंदूक कंधे पर रखे सिपाही घूम फिरकर गश्त लगाकर पहरा दे रहे थे। एक जगह इंस्पेक्टर जेल की तख्ती लगी थी। मारिया ने अंदर झांक कर देखा। इंस्पेक्टर जेल हरकारे से हुक्मनामा लेकर उस पर दस्तखत कर रहा था। लाजमी बात यह थी कि यह हुक्मनामा जमान खान की फांसी के बारे में था। मारिया को यह मालूम नहीं था कि फांसी की वो कोठरी कहाँ है जहाँ जमान कैद है। वो बरामदे में से गुजरती एक और बरामदे में आ गई। यहाँ मेहराबों के साथ साथ सुलाखें लगी थीं। एक जगह दीवार के साथ मट्टी के तेल का लैंप रोशन था। सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया कुछ देर बेकार चक्कर लगाती रही। उसे एहसास हुआ कि वो क़यामत तक फांसी की कोठरी में नहीं पहुंच सकेगी। किसी से पूछना चाहिए, मगर वो किससे पूछे? वो तो किसी को दिखाई नहीं देती। वक्त बड़ा कीमती था। उसने एक खतरा भी मोल ले लिया। वो बरामदे के पहलू में एक बैरक की कोठरी में आई। यहाँ लैंप की रोशनी में एक काला अंडिमाई सिपाही शायद आधी रात को ड्यूटी से फारिग होकर चारपाई पर बैठा अपने भारी भरकम बूट उतार रहा था। मारिया चुपके से उसकी कोठरी में दाखिल हो गई। उसने बड़े आराम से अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि सिपाही डर कर कहीं बाहर न भाग जाए। कुंडी लगने की खटकने की आवाज़ आई तो काले सिपाही ने पलट कर देखा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था और कुंडी भी लग गई थी। पाँव से उतारा हुआ बूट उसके हाथ में पकड़ा रह गया। उसके माथे पर खौफ से ठंडा पसीना आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर कोई चुड़ैल या भूत दाखिल हो गया है। इतने में मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सिपाही को अपने कंधे पर भूत का ठंडा ठंडा हाथ महसूस हुआ तो उसके जिस्म पर दहशत से कपकपी तारी हो गई और वह यूं कांपने लगा जैसे कसाई ने बकरे की गर्दन पर छुरी रख दी हो। मारिया कहने लगी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस जेल के भूत की बीवी हूँ। मुझे बताओ वो कोठरी कहाँ है जहाँ जमान खान कैद में पड़ा है। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। सिपाही पहले ही थर थर काँप रहा था।
अब जो मारिया यानी भूत की बीवी की आवाज़ सुनी तो वो और जुबान गुंग हो गई। मारिया ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ दबाते हुए कहा, जवाब दो, बोलो नहीं तो मैं इसी वक्त तुम्हें हलाक करके खा जाऊंगी। काले सिपाही ने मुंह खोला तो उसकी जुबान ततला रही थी। तहखाने में, मारिया ने उसकी गर्दन दबाते हुए पूछा, तहखाने को रास्ता किधर से जाता है? सिपाही ने हाथ की उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। बरामदे की आखिर में सीढ़ियां बरामदे। और उसके बाद सिपाही बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। मारिया को जितनी इतला चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। कुंडी खोलकर वो बरामदे में आ गई। बाएं जाने बरामदा आगे जाकर खत्म हो गया था। वहां एक मेहराब बनी हुई थी जिसके मुंह पर जंगला लगा था। उसमें खिड़की थी जिसके बाहर एक सिपाही खड़े होकर पहरा दे रहा था। उसने भी कंधे पर तोड़ेदार बंदूक उठा रखी थी। ये एक और मुसीबत सामने आ गई थी। मारिया भी सोच रही थी कि उस लोहे के जंगले के पास क्यों कर जाए कि जमान खान की खुशकिस्मती से एक सिपाही अंदर से आता दिखाई दिया। पहरेदार ने दरवाज़ा खोल दिया। सिपाही बाहर निकल गया, लेकिन इस अरसे में मारिया अंदर दाखिल हो चुकी थी। जरा आगे जाकर बरामदा दाहिनी जानिब घूम गया। यहाँ छत पर बारिश की आवाज़ आ रही थी। मालूम हुआ एक तरफ कहीं टीन की छत थी। अब नीचे तहखाने को सीढ़ियाँ जा रही थीं। मेहराब के ताक में यहाँ भी एक लैंप जल रहा था। मारिया सीढ़ियाँ अबूर कर गई। सामने एक कोठली थी जिसके आगे लोहे की मोटी मोटी सुलाखें लगी थी। बाहर एक अंडीमानी सिपाही ड्यूटी पर खड़ा था। उस किस्म का ज़बरदस्त इंतज़ाम और चौकी पहरा मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो सुलाखों के पास एक तरफ आकर खड़ी हो गई और अंदर झांक कर देखा। ये फांसी की कोठली थी। छोटा सा कच्चा सहन था जिस पर घास बिछी हुई थी। एक कोने में दिया जल रहा था। नीचे घास पर बैठा जमान खान नमाज पढ़ रहा था। मारिया अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। अब जमान खान को यहाँ से निकालकर जजीरे में किसी महफूज जगह पर पहुंचाना था। ये बड़ा कठिन काम था, मगर मारिया ने एक तरकीब पहले से सोच रखी थी। अव्वल तो उस कोठली का ताला खोलना ही मुश्किल था। काफ़ी मोटा लोहे का ताला लगा था। जाहिर है वो उसकी चाबी पहरेदार के पास होगी। पहरेदार बड़ा होशियार होकर खड़ा था। कमबख्त ऊँग रहा होता तो मारिया उसकी जेब से चाबी निकाल लेती। बहरहाल वक्त कम रह गया था। मारिया को जो कुछ भी करना था बड़ी तेजी से करना था। पहरेदार बंदूक जमीन पर लटकाए उस पर हाथ रखे टांगी चौड़ी किए खड़ा पहरा दे रहा था। मारिया ने पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। पहरेदार सामने दीवार के साथ जाकर लगा और गिर पड़ा। अभी वो संभलने भी ना पाया था और सोच ही रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया कि मारिया ने बंदूक उठाकर उसका दस्ता पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। पहरेदार सिपाही उठते उठते चकराकर दोबारा गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जमान खान नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था। उसने देखा कि सिपाही अभी टांगे चौड़ी किए पहरा दे रहा था और अभी वो एकदम से उछलकर अपने आप सामने वाली दीवार से जा टकराया। उठने की कोशिश की। उसकी बंदूक अपने आप फिजा में उछलकर उसके सर पर लगी और दोबारा गिरा और बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ न निकल सकी। जमान खान बड़ा जीदार दलेर नौजवान था। वो समझ गया कि कोई गैबी ताकत उसकी मदद कर रही है। उसने सुन रखा था कि इस जेल में एक भूत भी रहता है। खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसकी मदद के लिए भूत भेजा था। मारिया ने सिपाही की जेब टटोलकर चाबी निकाली। ताला खोलकर सुलाखदार दरवाजे का एक बट खोला और अंदर कोठली में आ गई। जमान खान, मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ, घबराना नहीं। जमान खान उठकर खड़ा हो गया। क्या तुम जेल का भूत हो? हाँ, मैं जेल के भूत की बीवी हूँ। तुम यही समझ लो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। आओ मेरे साथ। लेकिन ठहरो, तुम इस बेहोश सिपाही की वर्दी उतार कर पहन लो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जमान खान लपक कर कोठली से बाहर आया। उसने बेहोश सिपाही की वर्दी उतार कर खुद पहन ली। सर पर उसकी पगड़ी जमाए, कंधे पर बंदूक रखी और बोला, भूत की बीवी, मैं तैयार हूँ। मारिया हंस पड़ी और संजीदगी से बोली, दीवार के साथ साथ बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम बिल्कुल नहीं घबराना। जो भी रास्ते में मिले यही जाहिर करना कि तुम सिपाही हो और कोई खास इतला करने जेल इंस्पेक्टर कमरे में जा रहे हो। घबराना नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। अगर कोई मुसीबत आन पड़ी तो मैं खुद संभाल लूँगी। तुम किसी भी हालत में गोली मत चलाना, नहीं तो इसके शोर से बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो ना? जमान खान ने सरगोशी में कहा, समझ गया हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। जमान खान ने चलना शुरू कर दिया। सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो मेहराबी दरवाजे के पास आया तो वहाँ सिपाही बाहर की तरफ लोहे के जंगले के पास खड़ा पहरा दे रहा था। उसने जो देखा कि कोठली वाला सिपाही बंदूक उठाए चला आ रहा है तो समझा कि ज़रूर किसी खास काम की गर्ज से जा रहा है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ लैंप की रोशनी ज़रा कम आ रही थी कि एक ज़बरदस्त गलती हो गई। कमबख्त कोठली की चाबियाँ जमान खान अपने हाथ में लेता आ गया था। वो उसकी पेटी में पूरी तरह से नहीं फंसी थी। जब वो सिपाही के करीब से गुजरने लगा तो चाबियाँ फर्श पर गिर पड़ीं। सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, यार चाबियाँ तो संभाल कर रखा करो। अब जमान खान से एक खौफनाक गलती हो गई कि बोल पड़ा, शुक्रिया भाई। उसकी आवाज़ पहरे देने वाले सिपाही से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिपाही को शक पड़ गया। उसने जमान खान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है दोस्त? अब जो उसने झुक कर देखा तो वहाँ जमान खान सिपाही की पगड़ी सर पर रखे उसके सामने खड़ा था। सिपाही ने सीटी निकालकर मुंह के साथ लगाई और सीटी बजाकर खतरे का अलार्म देने ही वाला था कि मारिया ने उसकी पुश्त में छुरा घोंप दिया जो सीधा उसके दिल में जाकर उतर गया। सिपाही ने आह तक न की और बड़े आराम से वहीं उस जगह बैठा और फिर ढेर हो गया।
मारिया ने जमान खान को हल्का सा धक्का दिया। जल्दी यहाँ से निकलो। जमान खान आगे बढ़ा। अब बरामदा दाएं जानिब घूम गया। यहाँ भी सिपाही पहरा दे रहा था। उसने जमान खान की तरफ बिल्कुल न देखा। समझा कि उसकी तरह ये भी एक सिपाही है जो पहरा दे रहा है। जमान खान अब जेल इंस्पेक्टर के दफ्तर के आगे से गुजरने वाला था। कमरे में लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी बरामदे में आ रही थी। उस रोशनी को अबूर करना जमान खान को एक ज़बरदस्त मरहला लग रहा था। मारिया ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखकर कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमान खान सर उठाए इंस्पेक्टर के दफ्तर के आगे से गुजरा। अभी वो दफ्तर के सामने से गुजर ही रहा था कि अंदर से इंस्पेक्टर जेल ने आवाज़ दी, ए सार्जेंट, इधर आओ। जमान खान की अब टांगें कांपी। उसे यूं लगा जैसे जल्लाद उसे फांसी के तख्ते की तरफ बुला रहा है, क्योंकि ये नामुमकिन था कि वो इंस्पेक्टर जेल के कमरे में जाए और फिर उसे पहचान लिया जाए। ज़ाहिर है वो अंदर जाएगा, इंस्पेक्टर उसे पहचान कर एकदम जेल में ख़तरे का अलार्म बजा देगा और जमान खान को दुनिया की कोई ताकत फिर फांसी के तख्ते से ना बचा सकेगी। इंस्पेक्टर जेल को एक ज़रूरी कागज़ गेट के सिपाहियों तक पहुंचाना था। वहाँ चपड़ासी नहीं था। उसने देखा कि एक सिपाही बाहर को जा रहा है। सोचा इसके हाथ पर्चा भेज दूँ। चुनाचे उसने आवाज़ दे डाली। जमान खान अभी रुका नहीं था। मारिया खबरदार हो गई कि इंस्पेक्टर जेल इतनी देर में पर्चा हाथ में लेकर खुद दफ्तर के दरवाजे पर आ गया और बोला, वेल सार्जेंट, ये पर्चा गेट पर दे देना। जमान खान ने पर्चा थाम लिया। इंस्पेक्टर ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपने कमरे में आ गया। फिर अचानक जैसे उसे सांप ने डस लिया, चौंक कर पलटा और दरवाजे पर आकर बोला, सार्जेंट ठहर जाओ। वो समझ गया था कि सार्जेंट के लिबास में जमान खान फांसी का सजा याफ्ता गवर्नर का कातिल फरार हो रहा है। उसके हाथ पांव फूल गए। जमान खान बरामदे में नहीं था। इंस्पेक्टर लपक कर वापस अपनी मेज़ के पास आया। यहाँ मेज़ के साथ ही एक अलार्म लगा था जिसकी हत्ती नीचे करने से एक ऐसा ज़बरदस्त और भयानक अलार्म चीख उठता था कि जेल के दरो दीवार गूंज उठते थे और तमाम सिपाही बंदूकें लेकर जेल के बड़े गेट पर मोर्चे संभाल लेते थे। अगर ये अलार्म हो जाता तो फिर जमान खान को मारिया नहीं बचा सकती थी, क्योंकि फिर वो ज़रूर किसी न किसी सिपाही की गोली का निशाना बन जाता। इंस्पेक्टर की जानिब से यह हुक्म था कि अलार्म की आवाज़ सुनते ही फरार होते हुए कैदी को बेदरेक गोली मार दी जाए। इंस्पेक्टर मेज़ पर झुककर अलार्म की हत्ती नीचे करने लगा, लेकिन मारिया तो उसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। वो उस वक्त के पहले ही से खंजर निकाले इंस्पेक्टर की मेज़ के पास खड़ी थी। जो ही इंस्पेक्टर अलार्म बजाने के लिए झुका, मारिया ने जोर से वार किया। खंजर इंस्पेक्टर की पसलियों में लगा और उन्हें तोड़ता हुआ दिल को दो टुकड़े करके वापस मारिया के हाथ में आ गया। इंस्पेक्टर बुखला गया। वो समझ ना सका कि उस पर किसने हमला किया। कातिल कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो उठा और अपना पिस्तौल तलाश करने लगा। पिस्तौल चमड़े की पेटी में फंस गया था। मारिया ने दूसरा वार इंस्पेक्टर की गर्दन पर किया। ये वार कारी साबित हुआ और वो कुर्सी से टकराकर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। मारिया ने उसकी वर्दी से खंजर पहुंचा और दफ्तर से निकलकर बाहर को भागी। अब वो बैरकों से निकलकर जेल का छोटा सा मैदान अबूर कर रही थी। बारिश का जोर टूट गया था। सिर्फ हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। जमान खान उसे कहीं नजर नहीं आया। वो बड़े गेट की तरफ भागी। क्या देखती है कि जमान खान एक तरफ ड्योढ़ी में पत्थर के सतून के पीछे छुप कर खड़ा है। जेल का बड़ा आहनी दरवाज़ा बंद था और 3 सिपाही बंदूकें उठाए वहाँ पहरा दे रहे थे। खुदा जाने जमान खान उसका इंतजार कर रहा था या क्या बात थी, क्योंकि उसने तो सिपाही की वर्दी पहनी हुई थी। उसे तो चाहिए था कि जितनी तेज़ी से हो सकता जेल के गेट से बाहर निकल जाता। मारिया उसके करीब आकर बोली, जी हाँ, क्यों खड़े हो, बाहर को भागो। मालूम नहीं पीछे कई सिपाहियों का खून हो चुका है। किसी वक्त भी अलार्म बज सकता है। अभी वो बात ही कर रही थी कि जेल का अलार्म अपनी भयानक आवाज़ से चीख उठा। हर तरफ लैंप रोशन हो गए। बैरकों में शोर मच गया। सिपाही बैरकों से बंदूकें निकाल कर गेट की तरफ भागने और मोर्चों में छलांगे लगाने लगे। चारों तरफ सीटियों की आवाज़ें आ रही थी। अलार्म अभी तक चीख रहा था। मारिया ने जमान खान से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं गेट पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करती हूँ। जो ही तुम्हें छोटा गेट खुलता नजर आए फौरन बाहर निकल चलो और तालाब की चट्टान के पीछे छुपकर मेरा इंतजार करो। मारिया गेट के पास आ गई। गेट का छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मारिया ने एक सिपाही की बंदूक छीनकर संगीन उसके सीने में उतार दी। सिपाही चीख मारकर गिरा। 2 सिपाही उसकी तरफ बढ़े। मारिया ने ऊपर तले 2 फायर करके दोनों सिपाहियों को वहां ढेर कर दिया। जमान खान गेट की तरफ भागा। मारिया ने छोटा गेट खोल दिया। दोनों जेल से बाहर निकल आए। फायर की आवाज़ सुनकर सिपाही गेट की तरफ भागे। वो ये समझे कि उनके सिपाहियों ने फरार होने वाले मुजरिम को मार डाला है। वहां आकर उन्होंने अपने ही सिपाहियों की लाशें देखी तो उनके होश उड़ गए। कैदी भाग गया है, बाहर निकलकर उसका पीछा करो, किसी ने हुक्म दिया। सिपाही तेजी से बाहर निकले और अंधेरों में घोड़े पर सवार होकर इधर उधर भाग गए। तालाब वाली चट्टान जेल के करीब ही एक पहाड़ी चट्टान की ओट में थी। मारिया जल्दी पहुंची कि देखा झाड़ियों के पीछे जमान खान मोर्चा बनाए बंदूक ताने बैठा है। मारिया ने सोचा कहीं उसकी आहट पर वो फायर न कर दे। उसने दूरी से कहा, मैं हूँ जमान खान, फायर मत करना। करीब आकर मारिया ने कहा, तुम तो यहाँ मोर्चा बनाकर बैठे हो, जल्दी से भागने की फिक्र करो। कोई दम में सुबह हो जाएगी और तुम्हें सिपाही यहाँ से तलाश करके ले जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे बहन? अगर मैं अपने सरफरोश साथियों के पास गया तो पकड़ा जाऊंगा और मेरे साथ वो भी फांसी पर लटका दिए जाएंगे।
मारिया ने कहा, फिक्र न करो, फांसी के तख्ते से तुम्हें उतारा है तो कहीं ना कहीं छुपा भी दूंगी, मैं घोड़ा लाती हूँ। मारिया जेल के गेट की तरफ आ गई। यहाँ सिपाही घोड़े पर सवार होने वाला था कि मारिया ने उसकी कमर पर ऐसी लात मारी कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अब इस समझ ही रहा था कि मारिया घोड़ा लेकर फरार हो गई। मारिया जब घोड़े पर सवार होती थी तो बड़ा अजीब मंजर होता था, यानी अकेला घोड़ा भागता हुआ नजर आता था। पहले घोड़ा उसके साथ ही गायब हो जाया करता था, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा होने लगा था कि घोड़ा गायब नहीं होता था। जमान खान के पास आकर एक खाली घोड़ा रुक गया। जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही इस पर सवार हो जाऊंगी। जमान खान छलांग लगाकर मारिया के साथ ही घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े ने सर पर दौड़ते हुए जजीरों के घने जंगलों का रुख कर लिया। अब सुबह की रोशनी बादलों की हल्की चादर में से जाहिर होने लगी थी। जजीरे के दरख्त, गिरजे का मीनार और कैदियों के झोंपड़े दिखाई देने लगे। घोड़ा चौक में पहुंचा तो एक सिपाही ने उसे रोका। जमान खान ने फिर गलती की कि घोड़े की बागें खींचकर रुक गया, लेकिन चूंकि सिपाही की वर्दी में था इसलिए रुकवाने वाले सिपाही ने सिर्फ उससे इतना पूछा, मफरूर कैदी इधर तो कहीं नजर नहीं आया? जमान खान ने कहा, नहीं, मैं जंगल में उसको तलाश करने जा रहा हूँ, और वो घोड़े को लेकर आगे बढ़ गया। मारिया ने गुस्से से कहा, जमान खान, अगर दोबारा तुमने इस किस्म की हिमाकत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदार नहीं होंगी। तुम्हें क्या जरूरत थी उस सिपाही के इशारे पर घोड़ा रोकने की? गलती हो गई बहन, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जिस वक्त वो जंगल के करीब पहुंचे तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ अब एक जानिब समंदर नजर आने लगा था। रात भर की बारिश ने जगह जगह कीचड़ कर दिया था। समंदर में लहरें उठ रही थीं और दूर से आकर साहिल से टकरा रही थी। मारिया जमान खान को लेकर जंगल में घुस गई। उसने घोड़े को वापस दौड़ा दिया। दोनों पैदल चलने लगे। झाड़ियों और दरख्तों से बारिश का पानी अभी तक टपक रहा था। मारिया ने कहा, तुम्हें जंगल की गहराइयों में जाकर किसी महफूज जगह पर छुप कर रहना होगा। तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम मैं करती रहूंगी। जब तक कश्ती का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम्हें वहीं रहना होगा। क्या मुझे कश्ती में समंदर पार करके हिंदुस्तान जाना होगा? शायद मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस जवाब पर जमान खान बड़ा हैरान हुआ कि एक भूत की बीवी यानी भूतनी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो कश्ती में सवार होकर समंदर पार करे। भूत तो पलक झपकने में जहाँ चाहे जा सकते हैं। उसने यूं ही पूछ लिया, बहन, अगर तुम भूत की बीवी हो यानी भूतनी हो तो तुम्हें मेरे साथ कश्ती में समुद्री सफ़र की तकलीफ़ें उठाने की क्या ज़रूरत है? तुम तो हवा में उड़कर भी हिंदुस्तान जा सकती हो। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने झूठ नहीं कहा जमान, तुम ठीक कहते हो, लेकिन असल हकीकत क्या है ये तुम नहीं जानते, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं एक सरफरोश आज़ादी के मुजाहिद की जान बचाऊँ, सो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब मैं चूँकि हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ इसलिए इसी कश्ती में चलूँगी जिसमें तुमको सवार कराऊँगी। जमान खान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है, लेकिन चूँकि वो अपनी मुसीबत में फंसा हुआ था इसलिए मामले को ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं थी। वो खामोश रहा। जंगल शुरू हो चुका था। जंगल का ये इलाका बड़ा घना था। उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ ऐसी ऐसी ख़तरनाक दलदलें हैं कि जहाँ हाथी भी अगर पाँव रखे तो उसमें डूबकर हलाक हो जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। मारिया को इन दलदली इलाकों का इल्म नहीं था, लेकिन उसकी छठी ही उसे खबरदार कर दिया करती थी। उसके अलावा इस जंगल में बड़े ख़तरनाक सांप भी रहते थे, जिनकी एक शोकर से शेर भी अपना रास्ता छोड़ देते थे। यही वजह थी कि ये जंगल वैशी लोगों से भी खाली था। मारिया यहाँ से एक बार गुजर चुकी थी। सारा दिन वो जंगलों में चलते रहे। आखिर मारिया ने एक मुनासिब जगह देखकर क़याम कर लिया। रात होने से पहले पहले उन्होंने वहाँ एक झोंपड़ी डाल ली। मारिया ने कहा, अब तुम इस झोंपड़ी में रहो, मैं जाती हूँ, कल सुबह फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। जमान खान ने कहा, बहन तुम कहाँ जाओगी? मैं एक अलग झोंपड़ी तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ। मारिया ने कहा, तुम कल तक झोंपड़ी बना रखना, मैं शायद दोपहर को तुम्हारे पास पहुँचूँ, और हाँ, अगर मुझे देर हो गई तो तुम दरख्तों के फल वगैरह तोड़कर खा लेना और यहाँ करीबी चश्मे का पानी पीकर प्यास बुझा लेना। बहुत अच्छा बहन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं जमान खान भाई, मेरे खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हें हिंदुस्तान में पहुँचा कर दम लूँगी। जमान खान बड़ा खुश हुआ। उसने मारिया का शुक्रिया अदा किया। मारिया दूसरे रोज़ आने का वादा करके चली गई। जंगल में से निकलकर वो समंदर के किनारे आ गई। यहाँ माहीगीरों की कई एक झोंपड़ियाँ खाली पड़ी थीं, शायद इसलिए कि माहीगीर तूफान गुजरने के बाद दूर समंदर में मछलियाँ पकड़ने निकल गए थे। शाम हो रही थी। मारिया ने एक दरख्त से कुछ जर्द केले तोड़कर खाए, नारियल का पानी पिया और एक खाली झोंपड़ी में आकर सफ पर लेटकर सो गई। बेहद थकी हुई थी, उसे फौरन नींद आ गई। माहीगीर रात गए मछलियाँ पकड़कर वापस आए। जिस झोंपड़ी में मारिया सो रही थी वो एक उधेड़ उम्र माहीगीर की थी, जहाँ वो अकेला रहता था। मछलियाँ टोकरी में भरकर वो झोंपड़ी में आया तो उसे अंदर किसी इंसान के खराटों की आवाज़ सुनाई दी। उसने दिया जलाया। देखता क्या है कि खराटों की आवाज़ आ रही है, मगर अंदर कोई भी नहीं सो रहा। सफ खाली पड़ी है। बड़ा हैरान हुआ कि या खुदा, ये माजरा क्या है। उसने कान लगा दिए। खराटों की हल्की हल्की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी माहीगीर उस तरफ बढ़ने लगा।
आखिर वो सफ के पास आकर रुक गया। खराटों की आवाज़ उसी जगह से आ रही थी। माहीगीर ने यूं ही सफ पर हाथ रखा तो उसका हाथ एक औरत के जिस्म से टकरा गया। उधर ये बिदक कर परे हटा, इधर मारिया जाग कर परे हट गई। माहीगीर तो खौफजदा सा होकर खड़े का खड़ा रह गया। मारिया समझ गई कि यह बूढ़ा परेशान है, सोचा जरा इससे दिल लगी की जाए। अब उसने जगा तो दिया है। मारिया ने कहा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? अब तो माहीगीर की घिघी बन गई, पोपला मुंह कपकपाने लगा। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं बाबा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ। बूढ़ा सिर्फ कांप रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। मारिया ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख लो मेरा हाथ बिल्कुल तुम्हारे हाथ की तरह है। अपने जिस्म पर मारिया का हाथ लगते ही बूढ़े की चीख निकल गई और वो मछलियों की टोकरी छोड़कर बाहर को भाग गया। मारिया समझ गई कि अब वो सारे माहीगीरों को डरा देगा। वो लोग हो सकता है उसका मजाक उड़ाएं और कुछ मन चले जवान माहीगीर अपना शक दूर करने के लिए झोंपड़ी में भी आ जाए। बहरहाल मारिया की नींद खराब करने का इंतजाम किया जा रहा था और उसे सख्त नींद आ रही थी। अभी आधी रात बाकी पड़ी थी। मारिया झोंपड़े से बाहर आ गई और ज़रा दूर एक जगह चट्टान की ओट में ठंडी ठंडी रेत पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद समंदर की तरफ से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं ने उसे थपक कर सुला दिया। जिस वक्त मारिया की आंख खुली दिन चढ़ चुका था। समंदर पुरसुकून था, हर तरफ धूप फैली हुई थी, बड़ी लतीफ़ हवा चल रही थी। मारिया की सारी थकान उतर चुकी थी, वो बिल्कुल ताज़ा दम हो गई थी। उसने सोचा कि अब ज़मान खान की भी खबर लेनी चाहिए, वो उसका इंतज़ार कर रहा होगा। मगर सबसे पहले किसी कश्ती का इंतज़ाम बड़ा ज़रूरी था जिसमें सवार होकर वो सफ़र कर सकें और इस काले पानी के जजीरे से फ़रार हो सकें। मारिया गौर करने लगी तो उसे महसूस हुआ कि एक आम माहीगीरों की कश्ती में सवार होकर वो काले पानी से बंगाल तक तूफ़ान खेज समंदर का सफ़र कैसे कर सकेगी, और फिर क्या खबर कि कश्ती किस सिमत को निकल जाए। उसने सुन रखा था कि काले पानी का समंदर बेहद ख़तरनाक है और उसमें अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं और हमेशा चढ़ाव पर रहता है। फिर वो क्या करे? उसे भी काले पानी के जजीरे से हर हालत में निकलना था। वहाँ तो हर महीने के आखिर में एक जहाज़ किनारे पर आकर लगता था जो महीने भर के बाद मुसाफिरों को लेकर वापस कलकत्ते की जानिब रवाना हो जाता था। मारिया अगर चाहती तो वो उस जहाज़ पर बड़ी आसानी से सफ़र कर सकती थी, कोई भी उसे नहीं देख सकता था। लेकिन ज़मान खान सरफरोश को उसने ज़ुबान दे रखी थी कि वो उसे वापस हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुँचा कर दम लेगी। उसका क्या बनेगा? ज़मान खान तो अगर उसके साथ जहाज़ पर सवार होने लगेगा तो अंडमान की पुलिस उसे पहचान लेगी और फ़ौरन गिरफ्तार कर लेगी। वो तो उनकी नज़रों से बचकर बंदरगाह से किसी भी जहाज़ पर सवार नहीं हो सकता था। उसके फ़रार होने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो कश्ती में खाने पीने की चीज़ें डालकर बैठ जाए और रात के अंधेरे में समंदर में उतरकर अपनी कश्ती खुदा के भरोसे चला दे। मुश्किल इस बात की थी कि यह सफ़र अकेले ज़मान खान के बस का नहीं था। ख़तरनाक समंदर होने की वजह से मारिया भी महज एक मामूली कश्ती पर सफ़र करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती थी। आखिर उसका इलाज फिर क्या था? एक बात तो तय थी कि मारिया ने ज़मान खान से जो वादा कर रखा था और उसे जो ज़ुबान दे रखी थी उसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती थी, मगर हालात उसके खिलाफ जा रहे थे। इन्हीं ख्यालों और परेशान सोचों में उलझी हुई वो उठी और माहीगीरों के झोंपड़ियों की तरफ आ गई। यहाँ कई झोंपड़ियों से मछली तलने की खुशबू आ रही थी। मारिया को बड़ी भूख लगी हुई थी, वो खुद भी मछली खाकर पेट भरना चाहती थी। वो एक झोंपड़ी के करीब आकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर एक मोटी औरत कढ़ाई में मछलियां तलकर मट्टी की थाली में रखती जा रही थी। जरा परे कुछ आदमी बैठे नारियल की गुड़गुड़ी पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनमें वो उधेड़ उम्र माहीगीर भी था जिसकी झोंपड़ी में मारिया ने आधी रात गुजारी थी और जो डर कर बेहोश हो गया था। वो चुपचाप बैठा था और कभी कभी सहमी आंखों से अपने इर्द गिर्द देख लेता था, जैसे उसे शक हो कि उसके ख्याल का भूत कहीं करीबी खड़ा हो। ये सच भी था कि उसका भूत यानी मारिया उसके करीबी खड़ी थी। मारिया को न जाने क्यों हंसी आ गई, उसे शरारत का ख्याल आया। लेकिन सबसे पहले वो अपने और ज़मान खान की भूख का इलाज तली हुई गर्मा गर्म मछली से करना चाहती थी। वहाँ भुनी हुई मछली की कोई कमी नहीं थी। मारिया ने सुना एक माहीगीर कह रहा था, काका जी मेरी बात मानो, अपनी झोंपड़ी को सरस्वती देवी का मंदिर बना दो, सरस्वती पूजा शुरू करा दो। देवी ने तुम्हारे झोंपड़ी को अपने लिए पसंद कर लिया है। उधेड़ उम्र माहीगीर कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, मैं कब इनकार करता हूँ भाई, चाहे अभी मेरी झोंपड़ी में जाकर सरस्वती देवी का बुत रख दो, मेरा क्या है, मैं देवी के चरणों में सो जाया करूँगा। एक जवान माहीगीर बड़ा मुंहज़ोर था, मालूम होता था कि उसे नए ज़माने की कुछ कुछ हवा लग चुकी है। नेज़ा रेत में गाड़े वो ज़मीन पर बैठा माहीगीरों की बातें सुनकर ज़ेर लब तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अरे काका तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, भला सरस्वती देवी मेरी मानो और इस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। अगर सचमुच किसी भूत चुड़ैल ने तुम्हारी झोंपड़ी पर कब्जा कर रखा है तो उसे मैं एक पल से बाहर निकाल दूंगा। मुझसे बड़ा जिन इस जजीरे में कोई और नहीं। एक और माहीगीर उसकी सरजनिश करते हुए बोला, बगेरी ऐसी बातें मुँह से ना निकालो,
इस जजीरे में भूत प्रेत बहुत हैं। क्या खबर वो यहाँ खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा हो। बघेरी हंसकर बोला, अरे दादा, सठिया गए हो तुम भी। बड़ी देखी है मैंने भूत प्रेत। तुम्हारी कसम है, अगर कोई भूत मेरे मुकाबले पर आ भी जाए तो उसे वो मजा चखाऊं कि नानी याद आ जाए उसे। दादा ने कहा, क्यों मुसीबत को बुला रहे हो बघेरी, चुप कर के बैठे रहो। दूसरा माहीगीर बोला, क्या खबर हो भूत ना हो बल्कि सरस्वती देवी ही हो, फिर तुम क्या करोगे। वो तो हमारी समंदर की देवी है, वो हमारी पालनहार है, हमें मछलियाँ अता करती है, हमारे बच्चों की परवरिश करती है। बघेरी कोई बड़ा ही जिद्दी और अक्खड़ माहीगीर था। उसको अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने हाथ अपनी रान पर मारकर कहा, दादा, वो सरस्वती नहीं है, मैं शर्त लगाता हूँ। वो कोई चुड़ैल थी और मैं उस चुड़ैल का मार मार कर भुरकस निकाल सकता हूँ। माहीगीर बोला, अपनी जवानी पर रहम खाओ बघेरी, अगर उस चुड़ैल ने सुन लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर वो सचमुच कोई चुड़ैल है तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हवाई लोग होते हैं और हमसे ज़्यादा ताकत रखते हैं। यहाँ बघेरी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मारिया को गुस्सा चढ़ गया। अपना नेज़ा लहराकर वो गुस्ताख बघेरी कहने लगा, मैं अभी काका की झोंपड़ी में जाकर सोता हूँ। उस चुड़ैल से कहो कि अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे मुकाबले पर आ जाए। सारे माहीगीर देखते रह गए और गुस्ताख बघेरी नेज़ा थमकर काका की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। अब मारिया ने उसकी गुस्ताखी का मजा चखाने का फैसला कर लिया। मछली बाद में खाऊंगी, पहले इस गधे के बच्चे की खबर लूंगी। बघेरी उधेड़ उम्र माहीगीर की झोंपड़ी के बाहर दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने नेज़ा रेत में जोर से गाड़ा और हाथ उठाकर बोला, सुन ए चुड़ैल की बच्ची, अगर तू जिंदा है तो मेरे सामने आ ताकि मैं तुझे दो दो हाथ करके तुझे पिछाड़ सकूं। अब तो मारिया का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उस कमीने की यह जुर्रत। सारे माहीगीर सहमी हुई आंखों से बघेरी को देख रहे थे। बघेरी ने नेज़ा काटकर दोनों हाथ बगलों में दे रखे थे और किसी बनमानस की तरह झुक कर खड़ा था, जैसे हमला करने को तैयार हो। मारिया अपनी जगह से चलकर उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े आराम से बघेरी की पीठ पर एक लात मारी। बघेरी आगे को उलटकर गिर पड़ा। माहीगीरों के रंग फक हो गए, समझ गए कि सरस्वती देवी आ गई। बघेरी भी कुछ घबरा गया, लेकिन आदमी ताकतवर और अक्खड़ था। रेत पर से उठा और लपक कर नेज़ा पकड़ने को बढ़ा ही था कि मारिया ने हाथ फैलाकर नेज़ा रेत से निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। मारिया के हाथ में जाते ही नेज़ा गुम हो गया। ऐसा तो होना ही था। माहीगीरों ने एकदम जो नेज़े को गायब होते देखा तो एकदम सारे के सारे उठकर खड़े हो गए और हाथ बांध कर बोले, सरस्वती देवी की जय। औरतें भी अपने अपने गंदे मुंदे नंग धड़ंग बच्चों को संभालती झोंपड़ियों से निकलकर बाहर आ गईं और बघेरी को खौफजदा नज़रों से देखने लगीं। चाहिए तो ये था कि गुस्ताख नौजवान अपनी बदजुबानी की माफ़ी मांगकर ज़मीन पर बैठ जाता, मगर उस पर भी जवानी और ताकत का नशा सवार था। उसने कमर के साथ बंधा हुआ खंजर निकाल लिया और उसे लहराते हुए चीखा, और चुड़ैल की बच्ची, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे कत्ल करके ही दम लूंगा। मारिया को भी इस किस्म का नौजवान पहले कभी नहीं मिला था। उसने कई लोगों को जान से मार डाला था, मगर उस नौजवान को मारते हुए उसे अफसोस हो रहा था। मगर वो तो बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था और बदजुबानी पर उतर आया था, यहाँ तक कि उसने मारिया को चुड़ैल कहकर गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। अब मारिया के सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक उठा। गालियाँ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो सब कुछ अपने खिलाफ सुन सकती थी, लेकिन गालियाँ नहीं सुन सकती थी। उसके बावजूद मारिया उसे एक मौका देना चाहती थी। वो आखिर बोल पड़ी। उसने कहा, सुन ए अहमक नौजवान, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक लम्हे से पहले पहले हलाक कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। ख़बरदार, अब बदजुबानी हरगिज़ न करना, नहीं तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। मगर साहब, वो नौजवान भी शायद कोई लड़ाका कौवा खा कर आया था। कहने लगा, बहुत देखी है मैंने तुम जैसी चुड़ैलें, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो उल्लू की पट्टी, हरामजादी। आखिरी अल्फाज उस नौजवान के होठों पर ही था कि मारिया का नेज़ा उसके सीने की पसलियों को तोड़ता हुआ दिल से पार हो चुका था। साहिल की फिजा में एक चीख बुलंद हुई और बदजुबान नौजवान खाको खून में तड़पता हुआ सीने में नेज़ा लिए रेत पर पड़ा था। माहीगीरों में एक सन्नाटा छा गया। कोई लाश की तरफ आगे न बढ़ा। मालूम होता था कि उसका कोई अजीज़ या रिश्तेदार वहाँ पर नहीं है। वैसे भी हर एक पर वहशत सवार थी। औरतें अपने बच्चों को लेकर अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस गईं। मारिया ने दोनों पांव से रेत उछाल उछाल कर लाश के ऊपर डालनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि सारी लाश रेत में दफन हो गई और वहाँ एक कब्र सी बन गई। नौजवान की लाश के सीने से अभी तक खून उबल रहा था और वह कब्र की रेत के ऊपर तक आ गया। वो बिल्कुल एक खूनी कब्र महसूस हो रही थी। अब कहीं जाकर मारिया का गुस्सा ठंडा हुआ। उसने माहीगीरों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर खौफ और दहशत के सिवा कुछ नहीं था। वो बुलंद आवाज़ में बोली, सुनो, मैं तुम्हारी सरस्वती देवी हूँ। इस गुस्ताख ने मुझे गाली दी थी, उसका अंजाम तो तुमने देख लिया। अब ये बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था। अब इसकी कब्र इसके अपने खून से सुर्ख होकर मेरे कदमों में पड़ी है। ऐसे बदज़बान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। याद रखो, अगर तुम में से किसी ने कभी ऐसी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम भी यही होगा। सारे के सारे माहीगीर हाथ बांध कर पुकार उठे।
जय हो सरस्वती देवी की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। अब मारिया को ख्याल आया कि उसे भूख लगी है और मछली खाने को चाहिए, और फिर भुनी हुई मछली जमान खान के लिए भी ले जानी है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। चुनाचे मारिया ने कहा, सुनो, यहाँ से दूर जंगल में एक साधु महाराज मेरी भक्ति कर रहा है। वो कई रोज़ से भूखा है। मैं चाहती हूँ कि उसे भुनी हुई मछली रकाबी में डालकर यहाँ ले आओ, ताकि वह साधु खाकर खुश हो और तुम्हारे लिए दुआ करे। इतना सुनना था कि सारे माहीगीर अपनी अपनी झोंपड़ियों की तरफ भागे और जितनी भुनी हुई मछली वहाँ थी उसे रकाबी में डालकर ले आए और खूनी कब्र के पास लाकर रख दी। बस मारिया यही चाहती थी। उसने थाली उठा ली। माहीगीरों की आंखों के सामने भुनी हुई मछली से भरी थाली गायब हो गई। उन्होंने खुश होकर नारा बुलंद किया, जय हो सरस्वती देवी की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। मारिया ने जल्दी जल्दी एक मछली उठाकर मुंह में डाली और खाने लगी। नारियल के तेल में भुनी मछली बड़ी ही मज़ेदार थी। पूरी एक मछली निगलने के बाद मारिया ने कहा, अब मैं जा रही हूँ उस साधु भगत के पास। तुम लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में आराम से रहो और काम करो। अपनी औरतों से कहो कि वो बाहर आकर बच्चों के लिए मछलियाँ भुने, मैं फिर आऊँगी। माहीगीर अपनी अपनी झोंपड़ियों की तरफ जाने लगे तो मारिया ने कहा, और हाँ, मुझे याद आ गया, काका माहीगीर की झोंपड़ी को मेरे लिए मंदिर बना दिया जाए, वहाँ मेरी पूजा हुआ करेगी। मैं कल फिर आऊँगी। इतना कहकर मारिया ने भुनी मछलियों की रकाबी संभाली और बड़ी तेज़ी से जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे जमान खान का ख्याल था कि वो भूखा होगा। वो चलती भी जा रही थी और खाती भी जा रही थी। जंगल अब दिन की रोशनी में बड़ा साफ सुथरा लग रहा था। रास्ता उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसने जिस जगह पर जमान खान को छुपा रखा था वो उसे खूब मालूम थी। चुनाचे वो बहुत जल्द वहाँ पहुँच गई। जमान खान खो के बाहर निकलकर दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। मारिया ने उसे जाकर मछली दी और बताया कि फ़िक्र न करो, कश्ती का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जमान बड़ा खुश हुआ और मछली खाने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।